नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट विद सी दिनेश के अंदर। दोस्तों वैसे तो 12th का कोर्स शुरू हो गया है, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, स्कूलों में भी चैप्टर शुरू करवा दिए गए हैं 12th क्लास के। और आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि 11th आपने कॉमर्स से पढ़ी होगी और अब आप 12th में जब आ गए हैं, अकाउंटिंग शुरू हो गई होगी कोचिंग जहाँ से भी आप कोचिंग वगैरह ले रहे हैं। और आपका जो पहला चैप्टर है वो शुरू हो गया होगा, जैसा कि मैंने लिख रखा, आपने देख तो लिया ही होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स। दोस्तों 11th क्लास में आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वो था बेस आपका। मीन्स अकाउंटिंग होती क्या है, क्या काम करती है। ठीक है, वहां पे आपने पढ़े थे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, जर्नल एंट्री कैसे पास आउट होती है, लेजर्स क्या होते हैं हमारे। लेजर्स के अलावा आपने डेप्रिसिएशन वहां पे पढ़ा होगा, और बुक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी पढ़ी है वहां पे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे कैसे बुक्स बनती हैं, इनकम्प्लीट अकाउंट से कैसे बुक्स को कंप्लीट किया जाता है। और थ्योरी भी वहां पे पढ़ी आपने कि अकाउंटिंग है क्या, टर्म क्या है अकाउंटिंग की, क्या वहां पे आपने गोल्डन रूल्स भी पढ़े होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, आपने वहां पे ये चीजें पढ़ी तो आपका बेस तो आपका वहीं से बन गया है। अब दोस्तों बात आती है 12th की, क्योंकि 12th का आपका सीबीएसई बोर्ड है। और अकाउंटिंग जो है यहाँ पे वो 11 में थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बुक पढ़ के आए थे, अब आपको बुक जो पढ़नी है या जो बनानी है, बुक जो अकाउंटिंग करनी है, जो बैलेंस शीट्स बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वो आपको बनाना होता है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि पहला टॉपिक मैंने लिख रखा है पार्टनरशिप फर्म का, कंपनीज अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशोस। आपकी स्कूल में कौन सी बुक लगवा रहे हैं या ट्यूशन में कोचिंग में आपकी कौन सी बुक लगी है मुझे नहीं पता। मैं जो इस वीडियो के माध्यम से जो बुक आपकी कवर करूंगा, जो इस चैनल के माध्यम से कवर करूंगा, वो मैं जो बुक प्रेफर कर रहा हूँ वो है आपकी टीएस ग्रेवाल। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल की बुक मैं प्रेफर करूंगा। टीएस ग्रेवाल की जो मार्केट में बुक मिलती है आपको, वो 3 पार्ट के अंदर आती है, जिसके अंदर पहली आपकी आती है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंट्स होती है। एक आती है आपकी कंपनीज अकाउंट, और एक आपकी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसमें जो है कैश फ्लो आता है, आपका रेशियोज होती है, प्रॉफिट उसमें रेशियोज आएंगे आपकी, क्विक रेशो हो गई, कैश रेशो हो गई, डेट इक्विटी रेशो हो गई, इस तरह की रेशियोज होती है उसके अंदर। तो जो सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें जो वर्ड यूज किया है फंडामेंटल्स। जब हम बुक्स बनाने की बात कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये फंडामेंटल क्या है यहाँ पे। तो बच्चों, फंडामेंटल फंडामेंटल का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप फर्म है क्या, क्या इसका पर्पस होता है बनाने का, क्या इसका लीगल टर्म है, किस एक्ट के थ्रू इसको रेगुलराइज किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये कंपनी से कैसे अलग होती है। तो यही चीज में इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फंडामेंटल्स के अंदर, जो कि पहला चैप्टर ही है, इसके अंदर हम सिर्फ फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, देन उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फेस करेंगे कि किस तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाए, किस तरीके से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए आपके अकाउंट्स में जब आपका पेपर होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है आपका फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल के अंदर सबसे पहला आपको पता होना जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि सर पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप है क्या। ठीक है, तो दोस्तों पार्टनरशिप पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या उससे अधिक, टू या उससे अधिक, दो या उससे अधिक लोग मिलकर कोई काम करने की सोचते हैं। मीन्स मैं एक बंदा हूं, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई हम एक सीए प्रैक्टिस खोलेंगे। सीए प्रैक्टिस खोलेंगे तो हम एक फर्म बना लेते हैं ताकि हमारे पास में क्लाइंट आए। ठीक है, कुछ कैपिटल तू लगा, कुछ कैपिटल मैं लगाता हूँ, फर्म को शुरू करेंगे, क्लाइंट हमारे पास में आएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। देन जब ईयर एंड होगा अपनी बुक को क्लोज करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम अपना शेयर कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो हमने क्या किया इस केस में, हमने एक फर्म बना ली।
ठीक है। हम दो बंदे, दोनों ने मिलकर जब फर्म बनाई तो हम जो लोग होंगे इसमें ए और बी, ये जो दो बंदे हैं ये इस फर्म में कहलाएंगे पार्टनर। ठीक है, पार्टनर। और जो फर्म हमने बनाई है, ये जो फर्म हमने बनाई, हम तो कहलाए पार्टनर। और जो बिजनेस हम चला रहे हैं जिस फर्म के नाम से, फर्म, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म है और जिस नेम से हम बिजनेस चला रहे हैं वो हमारा फर्म नेम है। फर्म नेम लाइक ए एंड बी कंपनी। ठीक है, ए एंड बी कंपनी। तो हमने क्या किया, हम दो बंदे से मिलकर के हमने एक फर्म तैयार करी। हमारा पर्पस क्या था इसके अंदर? सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का पर्पस, सबसे पहले बड़ी बात होती है कि पर्पस क्या है। पर्पस होता है बिजनेस करना। और बिजनेस किस लिए करना? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और प्रॉफिट कमाएंगे या फिर हो सकता है लॉस भी हो जाए, वो एक्सट्रीम सिचुएशन। हम लोग शुरू में जब बिजनेस खोलते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि भैया हमें प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमने एक फर्म बनाई, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट को हम लोग किस रेशो में बांट देंगे? पीएसआर रेशो के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम दोनों बंदे हैं, दोनों टेक्निकल बंदे भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि मैं सीए हूं, मेरा फ्रेंड लॉयर हो, मैं सीएमए हूं, मेरा फ्रेंड सीए हो, मैं सीएस हूं, वो सीएमए हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फर्म बनाई, हमने काम शुरू किया और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसमें कैपिटल लेके आया। हम दोनों के पास में अलग अलग फील्ड की नॉलेज है, हम अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। तो ये होती है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके बाद में इसको रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? इंडिया में पार्टनरशिप फर्म रेगुलेट जो होती है वो होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि मिनिमम पार्टनर आपको दो चाहिए, 2 मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड है। बट मैक्सिमम पार्टनर्स की बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं करता। इसकी जो बात करता है वो बात करता है हमारा मैक्सिमम पार्टनर की कंपनीज एक्ट 2013। वैसे इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपनीज एक्ट जो है सबसे पहले तो कंपनी एक्ट रेगुलेट करता है कंपनीज को, बट यहाँ पे इसकी बात इसलिए आती है क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म ऐसी भी होती है जो कि कंपनीज एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट यानी कि एमसीए में रजिस्टर्ड होती है। वो टेक्निकल टर्म है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मिनिमम पार्टनर दो होने चाहिए, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। बट मैक्सिमम पार्टनर की बात पार्टनरशिप एक्ट नहीं करता, इसकी बात करता है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें भी कंपनी के रूल है। तो रूल में डिस्कस होता है, ये रूल के अंदर रूल है कंपनीज के 2014 वाले, उसके अंदर मैक्सिमम जो पार्टनर होंगे वो 50 हो सकते हैं, 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यह चीज मैं आपको लीगल लैंग्वेज दिखाता हूं इसकी। देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सबसे पहले मैंने बताया दो पार्टनर किसी बिजनेस को करने के लिए इकट्ठे आए और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को बांटेंगे। उसमें सारे के सारे पार्टनर भी काम कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर भी काम कर सकता है। तो वही इस डेफिनेशन में लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन। ठीक है, जो मैंने बताया कि पार्टनरशिप का मतलब है दो से अधिक बंदे, मतलब रिलेशनशिप होता है पर्सन के बीच में, पर्सन के बीच का रिलेशनशिप, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, किस लिए कि भाई प्रॉफिट शेयर करेंगे। कौन सा प्रॉफिट? जो कि वो बिजनेस से कमाएंगे, बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस या तो कोई एक पार्टनर काम करेगा सबके बिहाफ पे, मींस वो फर्म के बिहाफ पे और पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहा है, एक एक्टिव पार्टनर है, बाकी सब स्लीपिंग है, या फिर सारे के सारे पार्टनर मिलकर के अपने फर्म के लिए काम कर रहे हैं, फर्म को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और इसको किसने बताया हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 के सेक्शन नंबर 4 में ये डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो क्या मतलब है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसमें लिख लीजिए टू और मोर पर्सन, टू और मोर persons. A partnership thus is a business relationship among two or more person. जो मैंने बोला ऊपर कि दो या दो से अधिक बंदे। तो a partnership is a business relationship among two or more person to share the profit and loss. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है वहां पे प्रॉफिट ही वर्ड यूज किया हुआ है, वहां पे लॉस जो है वो साइलेंट है। मींस प्रॉफिट अगर शेयर होगा तो लॉस भी शेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे उसको बस एक एक्सप्लेन कर दिया है इसको कि भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों शेयर होंगे ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एक्टिंग ऑफ ऑल। या तो सारे बिजनेस कर रहे हैं मिलकर के फर्म को ग्रो कर रहे हैं, कोई एक फर्म के व्यापार भी अगर काम कर रहा है, मान लीजिए दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, ए जो है एक्टिव पार्टनर है जो कि फर्म के सारे कामकाज देखता है, बी और सी कामकाज में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, उन्होंने कैपिटल लगाया, उन्होंने बोला भैया जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम शेयर करें। अब इसमें अगर यह हो कि भाई ए ने कोई काम किया जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया, तो बी और सी ये नहीं बोल सकते कि भाई हम क्यों इस लॉस को बियर करें, काम तो ए ने किया था तो ए सारा लॉस बियर करे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तो वर्ड ये यूज किया गया कैरिड ऑन बाय ऑल एंड और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यही है कि अगर किसी एक पार्टनर ने भी कोई फर्म के बिहाफ पर कोई काम कर दिया तो सारे के सारे पार्टनर उसके लिए लायबल है, तो उस केस में अगर प्रॉफिट होगा तो भी उन सब में बटेगा, लॉस होगा तो भी सब में बटेगा। ठीक है, तो इसमें की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले पार्टनर, पार्टनर का मतलब क्या होता है? पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन इंडिविजुअली। मींस एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर के किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है किसी काम को करने के लिए, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई बंदा एंटर हो रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में तो वो पार्टनर कहलाएगा। फर्म, फर्म का मतलब होता है पर्सन कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। जब पार्टनर जो दो आए हैं ए और बी जो मिलकर के बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो जो फर्म बनी वो पार्टनरशिप फर्म है, उसको फर्म कहेंगे। दो बंदों के कोलैबोरेशन से जो बने वो फर्म है। फर्म नेम, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। और फर्म का नाम का मतलब क्या है कि जिस नाम से बिजनेस किया जा रहा है वो फर्म का नाम है। ठीक है, उसके बाद में आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप के ध्यान से समझिएगा। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, दोस्तों नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो इसमें वर्ड यूज किया है इसको क्यों यूज किया है? इसमें ये बोलता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये दो व्यू चलते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं होते। ठीक है, इसके हिसाब से पार्टनर एंड फर्म और सेम पर्सन। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर डिफरेंट मीन्स सबसे पहले हम समझते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों कहा गया कि भैया पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है? ये इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए एक फर्म शुरू करी ए और बी ने मिलकर के, ठीक है, उस फर्म में लॉस हो गया, वो बिजनेस उनको बंद करना पड़ रहा है। और ठीक है, अब जब बिजनेस बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस बिजनेस में कुछ डेटर्स भी होंगे, कुछ क्रेडिटर्स भी होंगे, मतलब कुछ देनदारी होगी कुछ लेनदारी होगी।
अब मान लीजिए जो लेनदारी थी वो इतनी ज्यादा थी कि जो देनदारी थी मीन जो डेटर या एसेट साइड जो था बैलेंस शीट का वो इतना रिकवर ही नहीं कर पाया कि पूरी की पूरी लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा सके, मतलब पे आउट किया जा सके। तो उस केस में क्या होता है, जब फर्म की लायबिलिटी पूरी की पूरी एसेट से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, मीन पे आउट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स होती है उनको भी अटैच कर दिया जाता है, उनको भी बेच करके वो देनदारी पूरी की जाएगी। ठीक है, तो मीन अगर फर्म के अंदर कोई लॉस हो गया और फर्म के एसेट जब फर्म को बंद करने की बारी आ गई, अगर उनके एसेट से इतना पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा कि लायबिलिटी पूरी की पूरी डिस्चार्ज की जा सके, तो पार्टनर की लायबिलिटी है कि वो अपने पर्सनल एसेट को बेचे और उस देनदारी को खत्म करे। इसलिए कहते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर इन पार्टनरशिप हम अलग अलग बंदे नहीं होते, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग अलग है, क्योंकि अकाउंटिंग जब होती है तो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखी जाती है, जिसमें बैलेंस शीट भी बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा। ठीक है, और उसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स टैक्स फिर जाता है, वहां पे आपका टैक्स भी लगता है उसके ऊपर एज पर पार्टनरशिप के ऊपर जो रेट लग रहा है। बट पार्टनर अलग होगा, क्योंकि पार्टनर को फर्म से क्या मिल रहा हो सकता है, वो रेम्यूनरेशन ले रहा हो, उसे कोई कमीशन मिल रही हो, अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा हो, कोई लोन उसने फर्म को दे रखा तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो ये भी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दोनों अलग है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग नहीं है। ठीक है, अब ये चीज मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। अपने पार्टनर से वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि some debt can be paid from the private assets of the partner if the firm is not able to pay its liability। जो मैंने भी पीछे बताया आपको कि अगर फर्म के डेट इतने ज्यादा है कि वो डेट इतने ज्यादा है जिसको कि पे नहीं कर पा रही पार्टनरशिप फर्म के एसेट बेच करके, तो पार्टनर्स के जो प्राइवेट एसेट है उनको बेच करके फर्म की लाइबिलिटी को पे आउट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर आता है पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, मतलब क्लियर है भाई। पार्टनरशिप फर्म पहला है क्या? पार्टनरशिप फर्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये टर्मिनोलॉजी पार्टनर का मतलब होता है कि जब दो बंदे मिलकर के काम शुरू कर रहे हैं, तो जो फर्म में जो दो बंदे हैं वो पार्टनर है। फर्म क्या है? जब दो बंदे मिलकर के कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जो मिलकर के एक साथ आते हैं और जो बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको फर्म कहते हैं। फर्म का नाम क्या है? जिसके अंदर उसका बिजनेस किया जा रहा है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप अलग नहीं है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप बोथ आर द सेम पर्सन, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में आते हैं हम लोग इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या इसेंशियल फीचर समझिए, मतलब कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक बंदे होने चाहिए। एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए उनके बीच में कि भैया प्रॉफिट अगर कैपिटल लेके आ रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कैसे बटेगा, उसके लिए एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं फर्म तो शुरू कर दी और आप कह रहे हैं जी हम तो गोल्ड स्मगल करेंगे, पैसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब जिसको कानून अनुमति देता हो। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, ये मैंने ऐसे ऊपर बोल दिया, एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है ये चीजें। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मींस क्या बिजनेस सब लोग जो पार्टनर है वो मिलकर के करेंगे या कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे करेगा, प्रिंसिपल एजेंट का केस है या नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आते हैं टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन,
टू और मोर पर्सन, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए कम से कम 2 बंदे तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? कम से कम 2 चाहिए। तो एट लीस्ट 2 पर्सन all competent to contract, person not competent, minor persons, unsound persons and person disqualified by law। ये चीज अब ध्यान से समझना, इसको 2 और मोर पर्सन ने उसने पहला तो लिख दिया एटलीस्ट 2 पर्सन, मतलब कम से कम 2 बंदे तो चाहिए। ऑल आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो वो बंदा जब पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा मीन जो एग्रीमेंट बनेगा उसको करने के लिए कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम भी होना चाहिए। ऐसा ना हो वो दिवालिया हो पहले से ही, मतलब पता चला फर्म खोल ली दोनों ने मिलके, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी हम फर्म खोल लेते हैं, बिजनेस शुरू करो, पहले से दोनों के हाथ में कुछ नहीं था, उसके हाथ में कुछ और बाहर से लोन वगैरह ले लिया और लेकर के रफू चक्कर। तो ऐसा नहीं, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है? कॉम्पिटेंट का मतलब यही है कि वो दिवालिया नहीं होने चाहिए। उसके बाद में आगे बोला पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट, मतलब कौन से बंदे हैं जो नहीं कर सकते, कौन पार्टनर नहीं बन सकता, उसकी बात कर रहा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 और मोर पर्सन में 2 बंदे चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होने चाहिए। और कौन से बंदे सक्षम नहीं होते? सबसे पहला होता है माइनर, लेस देन 18, ठीक है? लेस देन 18। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मीन्स जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो इतना सक्षम नहीं है वो समझ पाए कि भैया क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? अनसाउंड माइंड, ठीक है? तो ऐसा बंदा भी नहीं होना चाहिए, उनको समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर रखा कि ये पार्टनर बन ही नहीं सकता। लाइक कोई क्रिमिनल है, लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया भैया तुम नहीं बन सकते पार्टनर, तुम तो पहले से क्रिमिनल हो, तुम पता चला और कोई नया क्राइम कर दिया इस फॉर्म को बना करके, तो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 50%, कंपनीज एक्ट 2013 रूल 10, मैंने जो बोला था कि कंपनीज एक्ट में बोला गया है ये, ठीक है? तो ये रूल 10 जो है ना, ये कंपनीज रूल का है, कंपनी रूल 2014, ठीक है? मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013 रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014। उसके बाद में अगला आता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है वो आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जैसे मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है? मेरे पास में अगर कोई क्लाइंट आता है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ उनको कि आप ओरल एग्रीमेंट ना करके रिटर्न एग्रीमेंट करें। क्यों? क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी होती हैं वो अगर आपको इनकी फ्यूचर कभी केस करना पड़ जाए तो वो ज्यादा वैलिड है एज कंपेयर टू ओरल। तो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल, ठीक है? पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब एक एग्रीमेंट हो जाएगा, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है, बट इट इज अ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि वो रिटन ही होना चाहिए, वो ओरल भी चलेगा, लेकिन कहते हैं कि भैया रिटर्न कर लेना चाहिए। द रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जब हम कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को जो हमारे पार्टनरशिप फर्म की है, जब हम उसे पेज पे एक लीगल डॉक्यूमेंट को उतार लेते हैं तो वो डीड बन जाती है। तो वही होती है हमारी पार्टनरशिप डीड, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या क्लॉज कैसे कैसे आते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि एग्रीमेंट अगर रिटर्न होगा तो वो पार्टनरशिप डीड है। इट मे बी फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर फॉर ए पीरियड और एट विल। इसका मतलब क्या है? इट मे बी ए पर्टिकुलर वेंचर फॉर ए पीरियड और एट विल मीन पार्टनरशिप फर्म हो सकता है आपने किसी एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए बनाई होगी। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला था, किसी बिल्डिंग को बनाना था या कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना है। अब वो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी फर्म को ही देखेंगे, पार्टनरशिप फर्म को ही देंगे। अब भी दोनों बंदे हैं, दोनों को पता है काम दोनों का स्पेसिफिक है, ठीक है? मान लीजिए ए जो है वो सिविल स्ट्रक्चर बना सकता है और बी जो है वो पूरा इलेक्ट्रिकल काम उससे कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों को चाहिए, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम किसी इंडिविजुअल को नहीं देंगे, हम एक फर्म को देंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया, पार्टनरशिप डीड बनाई और उन्होंने बोल दिया भाई हम दोनों फर्म मिलकर के हम दोनों फर्म बना लेते हैं
और इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेते, सिविल स्ट्रक्चर का काम तू कर दियो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मैं कर दूंगा, और जो फर्म के अंदर बिजनेस आएगा, जो भी सेल करके जो बिजनेस आएगा, जो रिसीट मिलेगी, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, पर्टिकुलर वेंचर हो गया। मींस जैसे वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया, जो जिसका शेयर बनता था लेकर के चले गए। दूसरा होता है फॉर ए पीरियड, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया, मान लीजिए 2 साल के लिए किया या 3 साल के लिए किया, कि भाई 3 साल तक हम पार्टनरशिप में करेंगे, जब हमारे अपने अपने क्लाइंट बन जाएंगे फिर हम पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर देंगे, जिसके हिस्से में जो क्लाइंट आएगा वो उसी के साथ में डील करेगा, दूसरे वाले को नहीं छेड़ेगा। तो वो हो गया फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। और एट विल, और एट विल का मतलब होता है कि जब उनका मन होगा तभी वो उसे तुरंत डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, और एट विल, तो उनकी मर्जी होगी। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीमेंट की बात। उसके बाद में लॉफुल बिजनेस, जैसा कि मैंने बताया, अ पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश्ड फॉर ए लॉफुल बिजनेस ओनली, मींस जो बिजनेस को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, कोई ऐसा इलीगल काम ना करें आप उस पार्टनरशिप फर्म में जो कि कानून जिसकी मान्यता नहीं देता। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, इसके बाद में है प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर पूरी पार्टनरशिप की नींव रखी हुई होती है। ये मान के चलिए कि आप जब एक घर बनाते हो तो नीचे एक नींव बनाते हैं ना, जिसके ऊपर पूरा बेस बनेगा ऊपर घर का। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है, ये पार्टनरशिप फर्म की नींव है, जिसके ऊपर फर्म खड़ी है पूरी की पूरी। ये जरा सी डगमगाई तो फर्म डगमगा सकती, मींस डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है पार्टनरशिप फर्म की डीड के अंदर लिखा हुआ कि भैया प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा या लॉस किस रेशो में बटेगा। ठीक है, so the agreement must be to share profit and loss of the business. It is not essential that all partners must share losses. ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये चीज सबसे मेन होती है कि पता होना चाहिए कि भैया क्या प्रॉफिट कितना कितना किस किस बंदे में बटेगा। और ऐसा जरूरी भी नहीं है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि लॉस सभी पार्टनर्स में बटेगा। सर ये क्या बात बोल दी आपने, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेस। तो क्या बात बोल दी, मैं बताता हूं। तो क्या हुआ, ए बी सी 3 पार्टनर थे। ठीक है, तीनों ने मिलकर एक फर्म बनाई, बट सी जो उसमें पार्टनर था उसने क्या बोला कि भाई मैं पार्टनर तो बनने होंगे तुम्हारी फर्म में, बट मुझे गारंटी चाहिए, मुझे गारंटी चाहिए इसकी प्रॉफिट की। इस फर्म में अगर लॉस होगा तो मैं बियर नहीं करूंगा। मान लीजिए उन्होंने बिजनेस किया तीनों ने मिलकर और लॉस आ गया 1 लाख रुपए, बट सी ने पहले डीड में लिखवा लिया था कि भाई फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो, मुझे तो 60,000 रुपए प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए अपने हिस्से का। इसमें क्या हुआ, इसमें लॉस शेयर नहीं हुआ सबके साथ। मींस अब जो 1 लाख रुपए का लॉस आया वो कौन बियर करेगा, ए और बी। और क्योंकि सी को गारंटी दे रखी थी 60,000 रुपए प्रॉफिट की, तो ए और बी 50,000 का तो लॉस बियर करेंगे और 30,000 रुपए और अपनी जेब से देंगे ताकि सी को प्रॉफिट दे सके। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में ऐसा होता है कि भैया सब के सब जो पार्टनर हैं वो लॉस शेयर ना करे। उसमें तो कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जो लॉस शेयर ना करे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मींस या तो सबके सब मिलके कर रहे हो बिजनेस, या कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे कर रहा हो। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस या तो सभी बिजनेस सभी पार्टनर मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं फर्म में, या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ पर डील कर रहा है। पार्टनर आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। मींस पार्टनर एजेंट भी हो सकते हैं और पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। एजेंट किस केस में, जब सबके सब मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो फर्म के एजेंट है, फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। बट जब एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, फर्म के अंदर, बाकी सब
फर्म के काम तो करते हैं लेकिन वो ज्यादा इंगेज नहीं होते, डील किससे करनी है कैसे करनी है उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो उस केस में जो एक बंदा जो काम कर रहा है वो एजेंट है, बाकी सब प्रिंसिपल है। As a principal, as an agent, he represents other partners and binds them. As a principal, he is bound by the act or other the act of the other partner. Means अगर वो एज एजेंट काम कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी पार्टनर्स को भी, और अगर उसने कोई काम कर दिया तो वो सभी पार्टनर्स के ऊपर बाउंड होगा। एंड ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर एंड द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका हिंदी मतलब सीधा समझाता हूं मैं तुम्हारे को कि जब मान लीजिए ए ने कोई एक बिजनेस डील करी, बी और सी भी पार्टनर थे। अब अगर ए ने उस बिजनेस डील के अंदर प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, तो वो प्रॉफिट तीनों में बटेगा, वो तीनों के ऊपर लाइबल था उसने जो काम किया। बट अगर ए ने कोई लॉस कर दिया उस बिजनेस डील की वजह से, तो वो भी तीनों में बटेगा। बी और सी ये नहीं कह सकते कि भाई ए तूने काम किया था तो ये लॉस तो तू ही बियर कर। ठीक है, क्योंकि ए जो काम कर रहा था वो सबके बिहाफ पे कर रहा था, अकेले अपने बिहाफ पे नहीं कर रहा था। वही बात इसके अंदर लिखी हुई है आपकी, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या है पार्टनरशिप फर्म के? सबसे पहला 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, सभी के सभी कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नॉन कॉम्पिटेंट कौन कौन है? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कि जो फर्म बिजनेस करना चाह रही है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो ऐसा बिजनेस ना कर रही है जिसको कानून मान्यता ना देता हो। चौथा होता है प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग के केस में पार्टनरशिप फर्म में लिखा होता है कि जो भी बिजनेस करेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस सब में शेयर होगा। लेकिन किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि लॉस जो है वो सभी पार्टनर्स में शेयर ना हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद में आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम मींस प्रिंसिपल और एन एजेंट केस। तो उस केस में अगर कोई एक बंदा भी किसी का काम कर रहा है, एक बंदा भी एक ही पार्टनर अगर सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो जो उसने काम किया वो सबके लिए बाध्य होगा। और पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। Partnership is a relationship between the person who have agreed to carry on a business to share the profit of the business by acting upon or any of them. नेचर ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप क्या है? सबसे पहला पार्टनरशिप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल पर्सन है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर द सेम पर्सन, बट एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे आर द डिफरेंट पर्सन। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम क्यों है? क्योंकि अगर फर्म की जो डेट है वो अगर फर्म की जो डेट है वो अगर फर्म के एसेट से पूरा का पूरा पे नहीं हो पाया, तो पर्सनल एसेट्स जो प्राइवेट एसेट्स है पार्टनर की उनको बेच करके फर्म की लाइबिलिटी को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरी YouTube चैनल पे इतना ही मैं अपलोड करूंगा ताकि आप लोग इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सके, आपको समझ में आए कि फंडामेंटल्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आप अगर इस चीज को अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा। ये अगर पीडीएफ कहेंगे, ये जो पीपीटी मैंने बनाई हुई है ये मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में ये मेरे मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जितना जल्दी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी मैं आप लोगों से लाइव मिल पाऊंगा। देन जैसे मैं लाइव आऊंगा आप अपने जो क्वेश्चन है जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, आप मेरे से लाइव अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसी क्लास के अंदर जब लाइव चल रहा होगा मैं साथ के साथ आपके क्वेश्चन के आंसर देता चला जाऊंगा। इसलिए मैं दिनेश तब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पापा